आज के इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 12 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 में उसका मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ये सीरीज दी हुई है, ये सीरीज है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। और ये कितने टर्म दिए हुए हैं इसमें? 101 टर्म दिए हुए हैं कि 101 बार ये ऐसे रिपीट हो रही है। तो 1 माइनस 1 फिर प्लस है, फिर 1 माइनस 1 फिर प्लस है, ऐसे ये रिपीट हो रही है। तो इनके अगर हम दो दो टर्म ले लें तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। ऐसे ही ये दो टर्म, ये 1 माइनस 1 ये भी जीरो हो जाएगा। ऐसे ही ये टर्म जीरो होते जाएंगे। तो दो दो टर्म एक साथ लेंगे तो 50 पेयर तो जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या? 1 बचेगा इसमें, क्योंकि 1 माइनस 1 आता है तो पहला जो टर्म आएगा वो आ जाएगा 1। तो इसमें केवल बचेगा 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में यह तिगुनी हो जाएगी, ये फाइंड करना है। तो इसमें साधारण ब्याज लग रहा है और ये 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है इसकी धनराशि। अगर धनराशि मान लें, धनराशि या कहें प्रिंसिपल P है, तो 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 10 इयर्स में ये हो जाएगी 2P। तो पहले राशि इसमें P थी, अब 2P हो गई है। तो इसका हम इंटरेस्ट निकाल लें, ब्याज। तो ये आ जाएगा 2P माइनस P, तो ये आ जाएगी P। तो 10 साल में जो ब्याज होगा वो हो जाएगी P। और इसमें फाइंड करना है कि कितने वर्षों में यह तिगुनी हो जाएगी। तो ये 3P होना चाहिए। तो इंटरेस्ट इसमें से निकाल लें, ये धनराशि निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट यहां से निकल आएगा, तो ये आ जाएगा 2P। तो 10 साल का इंटरेस्ट P है, तो 2P होने के लिए 10 गुणे 2 ये हो जाएगा 20। तो 20 साल में ये इसका इंटरेस्ट 2P हो जाएगा और ये धनराशि तिगुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा, 20 साल ईयर्स। यदि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 0। और cos की वैल्यू 0 कब होती है? जब एंगल 90 डिग्री हो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इसमें पूछा गया है कि तब साइन अल्फा माइनस बीटा को कम किया जा सकता है, मतलब कि इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा हमको बनाना है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहां पे रख दें तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा, और ये माइनस बीटा पहले था, ये आ जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये हो जाता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 2 बीटा। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल के लिए 5,000 रुपए का निवेश करता है। तो इसका प्रिंसिपल है 5,000 और कह रहा है पहले वर्ष के अंत में यह राशि 56 रुपए होगी। तो 1 साल के बाद ये जो प्रिंसिपल हो जाएगा, मान लेते हैं प्रिंसिपल 1 है, ये आ जाएगा 56 रुपए। अब कह रहे हैं कि प्रति वर्ष ब्याज दर की गणना कीजिए कि क्या होगी। तो प्रति वर्ष इसमें ब्याज की दर की गणना करनी है। तो 1 साल में तो ये सिंपल इंटरेस्ट की ही तरह काम करेगा, जो इसका ब्याज लगेगा वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही काम करेगा। तो यहां से इसका अगर हम ब्याज निकाल ले, इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो ये आ जाएगा 5600, और इसमें प्रिंसिपल घटा दें, 5,000 घट जाएगा, ये आ जाएगा 600। तो पहले साल तो ये साधारण ब्याज की तरह काम करेगा, तो फार्मूला लगा दें। तो ब्याज है 600, ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल 5,000 है, इंटरेस्ट रेट हमें फाइंड करना है, टाइम 1 साल है तो एक आ जाएगा, और 100 से डिवाइड, तो ये 600 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 50 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12।
यहाँ पे बचा केवल आर, तो आर आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 12%। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी का माध्य 350 है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 350 है, तो ए प्लस बी की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 700। 350 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और अब क्या दिया हुआ कि ए से बी का अनुपात 2:5 है, तो ए और बी का अनुपात ये दिया हुआ है 2:5। बी माइनस ए का बी माइनस ए क्या होगा, ये फाइंड करना है। अनुपात ये दिया हुआ है, बी माइनस ए चाहिए, तो बी में से ए घटा दें, बी माइनस ए चाहिए, तो इसका अनुपात 5 है, तो 5 माइनस, और ए को घटाना है, तो इसमें से 2 घटा दें, और टोटल वैल्यू है 2 और 5 ही हो जाएगा 7, तो 7 से डिवाइड, और टोटल वैल्यू यहाँ पे 700 है ए प्लस बी की, तो 700 से मल्टीप्लाई, तो 7 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 100, और 5 में से 2 घटेगा तो ये आ जाएगा 3, 3 गुणे 100 तो ये आ जाएगा 300, तो बी माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 300, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे सभी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये फाइंड करना है। तो 10, 15 और 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18 की वैल्यू निकाल लें। एलसीएम ले तो 18 पंचे 90, तो 90 एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, तो 9, 6, 15, 5, 20, 20/90, तो ये आ जाएगा एक दिन का काम 20/90। तो पूरा काम कंप्लीट करने के लिए इसको इन्वर्स कर दें, तो 90/20, 0 से 0, ये आ जाएगा 9/2 डेज। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नल ए एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, नल बी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि नल एक ही समय पर खोले जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो ए भरता तो 40 मिनट में भर लेता, तो 1 मिनट का काम निकाल लें तो 1/40 हो जाएगा, और बी जो है 60 मिनट में खाली कर सकता है, तो 1 मिनट का भरने का पार्ट निकालें, तो 1/40 तो ये भरेगा, और 1/60 ये खाली करेगा 1 मिनट में, तो ये आ जाएगा 1 मिनट का काम। तो इसे सॉल्व कर लें, तो 120 इसमें एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 1/120, तो ये 1 मिनट का काम आ गया, तो इसे इन्वर्स कर दें, तो 120 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में। ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि एक समलंब की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। यदि इस समलंब का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो परिमाप किसका फाइंड करना है, वर्ग का, तो वर्ग की पहले हमें क्षेत्रफल निकालने, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, समलंब का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा एरिया, समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल निकाल लें, ये आ जाएगा 1/2, भुजाओं का योग या कहें साइड्स का एडिशन, तो आ जाएगा 30 और 18, 30 और 18 48, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, तो ये है 24, तो आ जाएगा 24 से मल्टीप्लाई, 2 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 12, तो एरिया आ गया 48 गुणे 12, और ये वर्ग का क्षेत्रफल है, एरिया वर्ग का है, तो भुजा मान ले अगर ए है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर के इक्वल, तो ए की वैल्यू यहां से निकालें, तो 48 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 4 और गुणे 12, 12 पहले ही था 12, ये ए स्क्वायर होगा, तो ए की वैल्यू निकालें, तो 12 गुणे 12, 1 12 यहाँ पे आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लें, ये आ जाएगा 2, तो भुजा आ गई 24, और इसमें हमें परिमाप फाइंड करना है, तो परिमाप हो जाएगा पेरीमीटर 4a, तो 24 गुणे 4 पे आ जाएगा 96 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट रहेगा। थीटा का मान निकालना है, ये एक कंडीशन दी हुई है, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो √3 tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 के,
तो √3 से ये डिवाइड करेंगे तो tan 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3। और tan की वैल्यू √3 कब होती है? जब एंगल हो 60 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 130, 305 और 245 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 1 शेष बचता है। तो वह सबसे बड़ी संख्या फाइंड करना है जिससे ये तीन संख्या डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ हम तब निकालते जब यहाँ पर इसका रिमाइंडर जो दिया होता, जो शेषफल दिया होता, ये 0 होता। लेकिन यहाँ पर तो रिमाइंडर दिया हुआ है, 2 दिया है, 1 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है, इसी में से घटा दें ये जो नंबर दिए हुए हैं इसके समक्ष, अगर इन्हीं में से घटा दें ये रिमाइंडर, तो हम उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 130 में से 2 घटाएं, ये आ जाएगा 128। 305 में से 1 घटाएं, ये आ जाएगा 304। और 245 में से 1 घटाएं, ये आ जाएगा 244। अब ये 3 नंबर आ गए, इन्हीं का एचसीएफ निकाल लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी नंबर क्या है इसमें? 304। और इससे छोटी क्या है? 244। तो पहले इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसे मैं डिवीजन मेथड से बताता हूं आपको। 244 से डिवाइड करेंगे 304 को, तो 1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 244। तो यहाँ पे देखें तो ये 0, ये आ जाएगा 60। अब इससे डिवाइड नहीं होगा, तो यही नंबर से हम अब ये नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 244 को इसे डिवाइड करें तो 60 चौके 240, ये आ जाएगा 4। तो अब ये रिमाइंडर आ गया, तो इस रिमाइंडर से ये नंबर को डिवाइड करेंगे। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। तो 4 से इसे डिवाइड करें तो 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो यही इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ ये 2 नंबर का आ गया एचसीएफ 4। अगर ये 4 इस नंबर को भी डिवाइड कर देता है जो तीसरा नंबर है, तो ये सभी नंबर का कॉमन एचसीएफ हो जाएगा। तो 128 को डिवाइड करें 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 जो है यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ इसमें हमें फाइंड करना था, ये है ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। जब समरूप त्रिभुज हो, उनका अगर ऊंचाई दिया हुआ हो या किसी भुजा दी हुआ हो, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उसी के प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसकी ऊंचाई के, हाइट के, हाइट के स्क्वायर के, हाइट के जो हाइट होगी उसका स्क्वायर के ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एरिया, तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो छोटा क्षेत्रफल होगा, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान ले अगर वो x है, तो ये हो जाएगा 36/x। और ये हो जाएगा बड़ा त्रिभुज का जो हाइट होगी, ऊंचाई, ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन ये 4 सेंटीमीटर छोटे त्रिभुज का ऊंचाई, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36/x, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर आयामों वाला एक आयताकार क्षेत्र है। यदि एक समान चौड़ाई 10 मीटर का पथ इसके चारों ओर और अंदर चलता है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो एक आयत ड्रा कर ले, ये है 100 मीटर लंबाई का और 80 मीटर चौड़ाई का। और इसमें दिया हुआ कि एक समान चौड़ाई 10 मीटर का पथ इसके चारों ओर अंदर चलता है। तो एक इसके अंदर 10 मीटर का एक पथ बना लें। ये जो पथ आया, ये पूरा, इसकी जो चौड़ाई है सभी चारों की, ये है 10 मीटर की। तो 10 मीटर ये
और 10 मीटर ये हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें, ये वाले का, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका निकाल लें, और ये पूरे जो पूरा क्षेत्रफल होगा आयत का, बड़े वाले का, उसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो 100 गुणे 80, तो बाहर वाले का आ जाएगा 100 गुणे 80 टोटल का, 100 गुणे 80 आ जाएगा। और इसमें अगर हम ये वाला क्षेत्रफल घटा दें, ये वाला जो क्षेत्रफल है, छोटे वाले जो आयत का क्षेत्रफल होगा, इसमें से घटा दें, तो ये जो पथ आएगा उसका क्षेत्रफल हमें फाइंड हो जाएगा। तो 100 गुणे 80, तो ये बाहर का आ गया। अब अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालें, तो ये जो लंबाई होगी, ये पहले पूरी कितनी थी, ये 80 मीटर थी। तो 10 मीटर ये और 10 मीटर ये कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 मीटर। और इधर वाली जो लंबाई आएगी ये आ जाएगी, ये पूरी 100 थी, तो 10 मीटर ये और 10 मीटर ये आ जाएगी 80 मीटर। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 60 गुणे 80। तो 60 गुणे 80 इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 100 गुणे 80 ये आ जाएगा 8000, माइनस 8 छंग 48, ये आ जाएगा 4800। तो इसमें से घटाएं, तो ये आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो पथ का क्षेत्रफल होगा 3200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 60 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी जो उसी कार्य को 30 दिनों में अकेले पूरा कर सकता है, तो 3 दिनों के बाद ए और बी के साथ मिलकर कार्य करता है। तो कार्य को पूरा करने में करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो ए दिया हुआ है 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी कंप्लीट कर सकता है 40 दिन में, और सी कंप्लीट कर सकता है 30 दिन में। 3 दिन के बाद ए और बी के साथ मिलकर कार्य करता है कौन, सी। तो 3 दिन तो पहले ए और बी कार्य करते हैं, तो 3 दिन का काम पहले निकालें। तो 3/60 प्लस 3/40, ए और बी का निकाल लिए। अब कह रहा है कि 3 दिन के बाद तीनों काम करते हैं। तो मान लेते हैं अगर x दिन में काम कंप्लीट होता है, तो x, और ये हो जाएगा 1 दिन का काम निकालें, तो 1/60 ए के लिए, 1/40 बी के लिए, और 1/30 सी के लिए। तो ये अगर काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, केवल x अननोन है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम एलसीएम लें, तो ये आ जाएगा 120, और 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 4 तीन 12, 120 हो जाएगा 40 गुणे 3, तो 120, 3 3 का 9, प्लस x, और यहाँ भी एलसीएम 120 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये 3, और ये 4 3 12, ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 15/120 प्लस 4 3 7 2 9, 9x/120। तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। तो 120 दोनों के हर में है, तो 15 प्लस 9x/120 हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 15 प्लस 9x आ जाएगा 120, तो 9x आ जाएगा, 15 इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 105। 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, और 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 35। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 35, तो x की वैल्यू आ जाएगी 35/3। तो इसे इसी के रूप में लिखें जो यहाँ पे मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो 11 3 33 और 2/3। तो 11 सही 2/3 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे तीनों मिलके। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 1 2 3 4, क्योंकि जो पूर्णांक होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 5 नंबर ये आ गई, और इनका गुणनफल करना है, तो 1 में 0 आ गया, तो ये सभी नंबर 0 हो जाएंगे, इनका गुणनफल जो हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि y का x% 2000 है, y का x% निकालें, तो y गुणे x/100, तो ये दिया हुआ है 2000, एक इक्वेशन ये आ गई। और कह रहा है कि z का y% 4000 है, तो z का y% निकालें, तो y/100, ये आ जाएगा 4000, एक इक्वेशन ये बन गई।
तो x और z के बीच संबंध क्या होगा ये फाइंड करना है। तो x और z के बीच संबंध निकालना है। यहाँ पर y अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हम x और z का संबंध निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 2000 से ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2। तो रिलेशन निकालें तो आ जाएगा x बटे जेड और ये आ जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो z आ जाएगा 2x। ये इसका रिलेशन आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी ने रेडियो सेट 750 रुपए में बेचा, इसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा लाभ प्राप्त किया। रेडियो का लागत मूल्य क्या होगा ये फाइंड करना है और पूछा गया है कि प्रतिशत लाभ क्रमशः क्या होगा ये भी निकालना है इसमें। तो लागत मूल्य निकालना है, मान लेते हैं ये है x, x इसका लागत मूल्य है। तो कह रहा है कि अगर ये 750 रुपए में बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 750 और लागत मूल्य का 9वां हिस्सा लाभ के रूप में प्राप्त करता है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के टर्म निकालें, लागत मूल्य के टर्म निकालें। तो लागत मूल्य अगर x यहाँ पे माना गया है तो x प्लस जितना लाभ होगा इसमें जुड़ जाएगा तो वो सेलिंग प्राइस के या कहें कि विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो 9वां हिस्सा मिल रहा है लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य x है तो ये आ जाएगा x/9। तो इसे सॉल्व करें तो 9 और 1 10, 10 x/9 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 750 है तो 750 के इक्वल ये हो जाएगा 10x/9। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 75 गुणे 9 तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो 9 बचे 45, 4 और 9 सत्ते 63 और 4 67, तो 675 आ जाएगा इसका लागत मूल्य। तो अगर ऑप्शन में देखें तो 675 ये है ऑप्शन 4 में, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें जो लाभ प्रतिशत निकालना है हमें इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि केवल ये 675 से ही हम इसको आंसर करेक्ट कर सकते हैं। अगर लाभ निकालना है तो लाभ है x/9 और लागत मूल्य से निकालते हैं तो x इसका लागत मूल्य है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा परसेंट में। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 100/9%। यही इसमें दिया हुआ है। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, ये कोण का अनुपात दिया हुआ है। सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, जो सबसे छोटा अनुपात होगा। तो इसमें सबसे छोटा अनुपात 3 है, यह आ जाएगा 3। और कितना अनुपात दिया हुआ है सभी का टोटल कर ले तो 9 7 16, 16 5 21 और 3 24। तो 24 से डिवाइड कर दें और वैल्यू चाहिए। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, ये होता है 360 डिग्री। तो अब यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 24 से इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो 15 3 45, 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये एचसीएफ निकालना है, इसमें भिन्न के नंबर दिए हुए हैं। तो 1/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 इसका एचसीएफ निकालना है। तो भिन्न में एचसीएफ क्या होता है, अंश का एचसीएफ निकालते हैं, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे। तो न्यूमरेटर में 1 3 4 5 और 6 और डिनोमिनेटर हर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम लेना पड़ेगा इसके हर का या कहें इसका डिनोमिनेटर का। तो 3 4 5 6 और 7 इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा एचसीएफ भिन्न के नंबर का। तो एचसीएफ इसमें क्या कॉमन हो सकता है एचसीएफ निकालने के लिए, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि पहली जो संख्या दी हुई है ये 1 है। तो 1 का, तो 1 के साथ केवल इसका एचसीएफ 1 आ सकता है। तो एचसीएफ तो आ गया 1, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो 3 4 5 6 और 7 का एलसीएम निकाल लें। तो 2 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये 3 और ये 7। अब इसमें देखें तो सभी अब जो नंबर दिए हुए हैं ये प्राइम नंबर दिए हुए हैं। तो ये 2 और एलसीएम निकालेंगे तो ये जो प्राइम नंबर हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसमें अब प्राइम नंबर क्या बचा, ये है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 प्राइम नंबर है तो 3 का मल्टीप्लाई, 5 और 7, 5 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 2 बार है, एक बार यहाँ पर है एक बार यहाँ पर है।
तो केवल हमें एक ही बार लेना है। तो अब इसका एलसीएम निकाल लें। तो 3 2 दूनी 4 या 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 ये आ जाएगा 420। एलसीएम आ गया 420, ये आ जाएगा 1/420, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1275 का कौन सा भिन्न 816 है? तो भिन्न निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है 816 का 1275 से। तो इसे सॉल्व करें तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें तो 8 1 9 6 15, 3 से ये डिवाइड हो सकता है। और ये देखें 3 2 3 और 1 2 1 3 7 10 5 15, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 27 3 81, 2 तिहाई 6, तो 2 और इसे डिवाइड करें 4 3 12, 25 तिहाई 75, तो 272 बटे 425। और डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आंसर तो मिला नहीं ऑप्शन में। तो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 6 से नहीं हो सकता, 7 7 से देखें 7 चौके 28, तो ये 7 से भी नहीं हो पाएगा, 9 से नहीं हो पाएगा, 11 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं होगा, 13 से 13 दूनी 26, 13 से नहीं होगा। फिर आता है 17, 17 से डिवाइड करें तो 17 एकम 17 और 17 छंगम 102, तो 17 से हो सकता है, ये आ जाएगा 16। 17 से इसे डिवाइड करके देखें तो 17 दूनी 34, अब यहाँ बचा 85, 17 बचे 85, तो 17 से डिवाइड हो गया, तो 16 बटे 25। और ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 16 बटे 25 ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 248 और 868 का लासापा 1736 है, तो मासापा क्या होगा ये फाइंड करना है। तो एलसीएम 1736 दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, और एचसीएफ इसमें पूछा गया है। तो 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। तो एलसीएम हमें इसमें फाइंड है, ये दिया हुआ 1736, तो इसके जगह में रख दें और एचसीएफ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 248 गुणे 868, 868 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, तो एचसीएफ आ जाएगा यहाँ से 124। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये मान निकालना है 1 प्लस tan 75 डिग्री, 1 माइनस 75 डिग्री, tan 75 डिग्री। तो tan 75 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसे हमें बदलना पड़ेगा। 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 75 ऐसे लिख दें। डिवाइड करना है 1 माइनस, और इसे भी इसी के टर्म में लिख ले, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो अगर 1 किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। तो tan 75 की जगह हम लिख सकते हैं tan 45 गुणे tan 75 डिग्री, और ये अब कुछ फार्मूला बन गया tan a प्लस बी के फॉर्म का, क्योंकि tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये कुछ a प्लस बी का फार्मूला बन गया, ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 75, ये हो जाएगा 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा tan 90 प्लस 30 डिग्री। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा, थीटा यहाँ पे 30 है, तो आ जाएगा cot 30, cot 30 की वैल्यू होती है √3, ये हो जाएगा माइनस √3। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें फाइंड करना है कि x माइनस 5.5 की वैल्यू क्या होगी। तो हाफ यहाँ पर है, हाफ यहाँ पर है और हाफ यहाँ पर है, तो इसे अलग ऐड कर ले, तो आधा आधा 1 और आधा ये हो जाएगा 1.5, 1.5 हो गया। और ये जो पूर्णांक है 2 2 3 5, 5 और 4 हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 10.5। ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के, क्योंकि x के इक्वल दिया हुआ है, तो x हो जाएगा 10.5। और इसमें फाइंड क्या करना है, x माइनस 5.5, ये आ जाएगा 10.5 माइनस 5.5, ये आ जाएगा 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
दो साझेदार ए और बी ने क्रमशः 12,000 रुपए और 18,000 रुपए की पूंजी एक साथ व्यवसाय शुरू कर किया और पहले वर्ष के अंत में 1800 रुपए का लाभ कमाया। तो बी का लाभ हिस्सा क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ए निवेश कर रहा है 12,000 और बी निवेश कर रहा है 18,000 का। तो इसका अनुपात निकाल लें। जिस अनुपात में ये पैसे लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, उसी अनुपात में इनको लाभ भी मिलेगा। तो यहां से अनुपात निकालें, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो ए और बी 2:3 के अनुपात में अपना पूंजी लगा रहे हैं। तो जो लाभ है 1800 रुपए, ये इसी प्रोपोर्शन में इनको डिवाइड भी होगा। तो बी का हिस्सा चाहिए, बी का हिस्सा चाहिए, तो बी का पार्ट क्या आएगा, 2:3 है, तो बी का अनुपात है इसमें 3, तो 3 और कितने में से है, 3 और 2 5, 5 भाग में 3 भाग बी का होगा और रुपए में निकालना है तो 1800 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 360, 360 गुणे 3 तो आ जाएगा 1080। तो ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा, बी का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए ने 15,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने के बाद बी 20,000 रुपए की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। तो ए निवेश कर रहा है 15,000 का, बी निवेश कर रहा है 20,000 का। अब कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में लाभ को ए और बी के बीच विभाजित करने का क्या अनुपात होगा। अगर ये सेम समय के लिए निवेश करते तो यही इनका अनुपात हो जाता है जिस अनुपात में ये निवेश कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय अलग अलग है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समय का भी जो इसका निवेश होगा। तो ये हो जाएगी इसकी पूंजी और समय समय भी निकालना पड़ेगा इसमें। तो समय ए के लिए क्या होगा, तो समय ए के लिए होगा पूरा 1 साल, ये आ जाएगा 12 महीने। और बी के लिए होगा क्योंकि ये 2 महीने बाद आया है तो 12 में से 2 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 10। तो बी इन्वेस्ट कर रहा है 10 महीने के लिए और ए इन्वेस्ट कर रहा है 12 महीने के लिए। तो अब यहां से हम सॉल्व कर लें तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे हम डिवाइड 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 और 5 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 4। तो अब इनका अनुपात निकाल लें। तो 12 नहीं 36 और इधर मल्टीप्लाई करें तो 4 गुणे 10 ये आ जाएगा 40। अनुपात निकालें तो 4 से और डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 10। तो इस अनुपात में उन्हें अपना लाभ को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी ने लाभ को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया। यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 रुपए है तो बी का निवेश क्या होगा, ये फाइंड करना है। बी का निवेश फाइंड करना है। तो बी का पार्ट क्या है, इसमें 4 पार्ट है। कितने में से, 5 4 9 3 12, 12 में से 4 पार्ट बी का है और टोटल वैल्यू क्या है, 1,44,000 की। 1,44,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 12,000। तो 4 गुणे 12 तो आ जाएगा 48,000 रुपए। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 1200 रुपए है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ये अनुपात में है, मान लेते हैं इनका मल्टीप्लायर x है, तो संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी 3x और एक हो जाएगी 4x। और दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लीकेशन एलसीएम और एचसीएफ का, और इनका गुणनफल 1200 है, ये 1200 के इक्वल हो जाएगा। 3 चौके 12, तो 12 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 100। तो x की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 10। और इसमें अब फाइंड क्या करना है, संख्याओं का योग। तो 3x प्लस 4x ये आ जाएगा 7x, और 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 गुणे 10 आ जाएगी 70। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि P और Q का एलसीएम PQ है तो P Q की संख्या क्या होनी चाहिए, ये फाइंड करना है। तो ये एक संख्या P है और एक संख्या Q है और इनका एलसीएम PQ। PQ मतलब हो गया कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये कब हो सकता है, जब ये नंबर होगी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होगी, या अगर इसमें एक और ऑप्शन दिया होता कि
ये अगर को प्राइम होगी तब भी ये संख्या इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता। तो अगर आपको ऑप्शन में प्राइम हो या को प्राइम हो तो आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ये इसका मान निकालना है। एक ही नंबर दिया हुआ है 2020 डिवाइडेड बाई 2000 और इसकी पावर माइनस 2008 है, और ये मल्टीप्लाई में है 2020 डिवाइडेड बाई 2000 और इसकी पावर है 2008। तो अगर नंबर सेम हो तो उनके पावर जुड़ जाते हैं। तो 2020 डिवाइडेड बाई 2000 और इनके पावर जुड़ जाएंगे, तो एक है माइनस 2008 और एक है 2008, तो ये हो जाएगा 2008 इसमें जुड़ जाएगा और मल्टीप्लाई हो रहा है 2020 से। तो 2008 से 2008 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2020 बटे 2000 और इसकी पावर आ जाएगी 0। और किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो हो जाता है 1। तो ये तो आ जाएगा 1 और 1 इंटू 2020 तो ये आ जाएगा 2020। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें कि छात्रों का औसत वजन कितना होगा। तो वेट का ये रेंज दिया हुआ है 21 से 23, ऐसे इसमें दिया हुआ है, ऐसे इसमें दिया हुआ है, ऐसे ही इसमें दिया हुआ है। तो जब ऐसे रेंज दिया हुआ हो तो जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इसका वेट माना जाता है। तो 21 से 23 है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 22 किलोग्राम, क्योंकि ये किलोग्राम में दिया हुआ है। तो इसका मिड पॉइंट 21 और 23 के बीच होगा 22। ऐसे ही 23 से 25 में तो इसका मिड पॉइंट होगा 24, इसमें आ जाएगा 26, इसमें 28 और इसमें आ जाएगा 30। तो स्टूडेंट कितने हैं, एक। तो टोटल वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 22। 24 वाले की क्या आएगी, दो स्टूडेंट हैं तो ये आ जाएगा 48। 26 वाले 3 है तो आ जाएगा 26 3 78। 28 वाला 2 है तो आ जाएगा 56। 30 वाला 1 है ये आ जाएगा 30। अब इनको ऐड कर ले तो 8 2 10 8 18 18 6 ये हो जाएगा 24। 2 आ गया, 2 2 4 4 8 8 7 15 5 20 और 3 23। 234। 234 इसका औसत वजन निकालना है तो सभी स्टूडेंट को जोड़ दें। तो 1 2 3 3 6 6 2 8 1 9, तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18, अब बचा 54, 9 छके 54, तो 26 किलोग्राम इसका औसत वजन आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्पादन में लगभग समान वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस डाटा में देखें तो ये 6,78,000 से 6,98,000 लगभग हो रहा है। तो इसकी लगभग वैल्यू आ जाएगी 6,78,000 से ये 6,98,000 हो रहा है, तो लगभग वैल्यू बढ़ रही है 20,000 की। और इसमें देखें तो 6,98,000 से ये 6,99,000 हो रहा है, तो इसमें लगभग बढ़ रही है वैल्यू 6,98,500 से 6,99,000 हो रही है, तो ये आ जाएगी 500। इसमें केवल 500 वैल्यू बढ़ रही है। और इसमें देखिए तो 6,99,000 से ये लगभग हो रहा है 7,15,000। तो 15,000 और एक 16,000, तो 16,000 यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। और इसमें देखिए तो 7,15,000 से 7,32,000 हो रही है, तो ये लगभग वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे 17,000 के लगभग। तो ये लगभग दोनों सेम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बताई गई है लगभग समान समान वृद्धि किसमें हो रही है, लगभग समान वृद्धि तो ये हो रही है इसमें और इसमें। तो ये वैल्यू है 2000 और 2010 में। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अभिव्यक्ति का मान हो सकता है। तो ये है बॉडमास का क्वेश्चन। ब्रैकेट ब्रैकेट है नहीं, ऑफ ऑफ है नहीं, तो पहले डिवीजन सॉल्व कर लें। तो पहले मैं इसे अलग से लिख लेता हूं, 2 + 2 × 2 - 3 डिवाइडेड बाई 3 × 3 - 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4। तो पहले डिवीजन सॉल्व करें, तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा और इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा 1 × 3 माइनस 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4, तो आ जाएगा 1। अब इसे सॉल्व करें तो 2 +
2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 1 गुणे 3 तो ये आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4 गुणे 1 तो ये आ जाएगा 4। -4 से -4 तो 2 में से 3 घटेगा तो ये आ जाएगा -1। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपके सभी क्वेश्चन करा दिए हैं इस पेपर के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और भी पूछना है आपको तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।